अस्सलाम वालेकुम। अब हम दूसरी बुक का आगाज़ करते हैं। इस किताब में जो चीज़ बताई गई है वो है बच्चों को किस तरह से आप रीडिंग के लिए मज़ीद तैयार करेंगे, जिसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव किस तरह से होगा। कुछ नई चीज़ें इस किताब में शामिल की गई हैं। जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको उन चीज़ों को पढ़ाने में, उन चीज़ों को समझने में कुछ बहुत ही मज़ा आएगा और आपको वो टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी लगेंगी। यहाँ पर हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है हमज़ा का तसव्वुर, या हमज़ा कहाँ आएगा या हमज़ा कैसे आएगा। उसके लिए आप थोड़ा सा बोर्ड का सहारा लेंगी कि ये जो है ये बादशाह होता है और इसके ये 3 वज़ीर होते हैं, ओ, ई और ए, यानी आ बादशाह के ये 3 वज़ीर हैं। आ कौन कौन से? ओ, ई, ए। एक दफ़ा बादशाह ये हुक्म देते हैं कि जब भी मेरे वज़ीर ये ओ, ई और ए मेरे सामने आएंगे तो हमज़ा की टोपी पहनकर आएंगे। जैसे अगर इस तरह मैंने लिखा है तो हमज़ा इसके ऊपर आ जाएगा, यानी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि हमज़ा का इस्तेमाल, हमज़ा का तारुफ हम किस तरह से कराएंगे। तो जब इसके ऊपर ही आ जाएगा तो ये बन जाएगा आ ओ, आओ। इसी तरह से देखें यहाँ पर हमने ये लिखा। अब इसको पढ़ने के लिए हम इसलिए नहीं पढ़ सकते कि ये बिल्कुल बामायने है, इसका कोई मायने नहीं आ रहा, लेकिन जब हमने इसमें हमज़ा लगा दिया तो बन गया आ, ई, आई। यहाँ देखिए आ, ए, और यहाँ पे जब हमने हमज़ा लगा दिया तो बन गया आ, ए। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ आपको नई शक्लें नज़र आ रही हैं, जो कि है ये आ बादशाह है जिसने अपने सर पे मत का ताज पहना हुआ है। ये आ बादशाह है जिसने अपने सर पे मत का ताज पहना हुआ है। यहाँ पर जो आवाज़ है वो है आ की, जिसमें हमारा मुंह कम खुलता है, लेकिन यहाँ जो आवाज़ बताई गई है वो है आ, जिसमें हमारा मुंह ज़्यादा खुलता है। जैसे आ, ओ, आई, आए। इसी तरह से आप बच्चों को पढ़ाती जाएंगी। दूसरा कोई और लफ्ज़ लिख लें आप। जा, ओ, जा, ई, जा, ए। ये देखें, ये सब क्या है? ये कौन है? जी हाँ, ये सब आ बादशाह हैं। आ बादशाह के कितने वज़ीर थे? 3, ओ, ई, ए। और आ बादशाह ने क्या कहा कि जब जो भी वज़ीर मेरे सामने आएगा वो हमज़ा की टोपी पहनकर आएगा। ओ को बादशाह ने वज़ीर आज़म बनाया हुआ था। एक दफ़ा बादशाह सलामत को कहीं जाना था तो उन्होंने ओ को कहा कि आप मेरी जगह पर आ जाएं। तो वज़ीर आज़म जो थे ओ, उन्होंने ये हुक्म दिया कि जो भी मेरे सामने आएगा वो भी हमज़ा की टोपी पहनकर आएगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं बो, और यहाँ हम लिखते हैं ई, बो ई, क्योंकि ये कौन है? जी हाँ, ठीक कहा आपने, ये बादशाह की जगह पर वज़ीर आज़म बन गए हैं। बोई, सो ई, ठीक है ना। अब इसके बाद बो ए, सो ए। तो इस तरह से यहाँ पर इस सफ़े पर हम हमज़ा का तारुफ करवाएंगे। इसके नीचे इसका मकसद भी लिखा हुआ है कि हमज़ा का तारुफ, और ऊपर लिखा हुआ है हमज़ा कहाँ आएगा। हमज़ा कहाँ आ रहा है? जी हाँ, बादशाह के बाद वज़ीर आज़म जो है इनके ऊपर भी हमज़ा आ रहा है, और जब बादशाह चले गए तो जो वज़ीर आज़म था उसके बाद भी जो अल्फाज आ रहे हैं उनके बाद भी हमज़ा आ रहा है। इस सफ़े को हम यूँ भी पढ़ सकते हैं, गाओ, गाई। यहाँ पर आ बादशाह मौजूद हैं। सोई, सोए। यहाँ पर जी हाँ, ओ जो है वो वज़ीर आज़म है, और उसके ने ये हुक्म जो दिया था कि मेरे बाद जो भी आएगा वज़ीर
वो हमजा की टोपी पहनकर आएगा। इन अल्फाजों को आपको क्लास में बहुत दफ़ा पढ़ाना है, बहुत दफ़ा समझाना है। काफ़ी समझाने के बाद जब वो बोलने लगेंगे, जब वो समझ जाएंगे तो ख़ुद ब खुद हमज़ा जो है उस अल्फाज पर लगा देंगे। बल्कि अगर आप इमला भी लेना चाहें तो बच्चे ईजिली कर देंगे। उसके बाद का जो सफ़ा है उसके अंदर आप ये देखें कि हमज़ा लगाने की एक एक्टिविटी दी हुई है कि हमज़ा लगा हुआ नहीं है, बल्कि सिंपल सादे तरीके से उसको लिख दिया है। और बच्चों से कहा जाएगा कि देखें बच्चों, यहाँ पर आपको खुद देखना है कि आपको हमज़ा कहाँ पर लगाना है, यानी आपको यहाँ पे हमज़ा की पहचान बतानी है। आपने लिखा ठीक है, इस तरह से आपने लिखा। अब आप बच्चे से पूछ सकती हैं कि इसमें से हमज़ा जब हम कहाँ लगाएंगे, हाँ यहाँ पे लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आ ओ। अब ये देखें एक और लफ्ज़ हम लिखते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम इस पे हमज़ा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सोई, सोई। इसी तरह से इस सफ़े को आप पढ़ाएंगे जैसे जाओ, जाओ, भाई, भाई। अब भाई लिखना भी उसको इजी हो जाएगा और भारी आवाज़ तो पहले पढ़ चुका है। लाए, लाए। इस सफ़े को आपको 3 से 4 दफ़ा पढ़ाना है। उसके बाद जो आगे लिखने की एक्टिविटी दी गई है आपको लिखवाना है, फिर कॉपी पे कराना है, फिर बोर्ड पे कराना है, और नेक्स्ट डे आपको वही जैसे पहले मैंने बताया कि आप कॉपी पर और बोर्ड दोनों का सहारा लेंगे। सफ़ा नंबर 3 पे आके देखेंगे हम कि यहाँ हमज़ा के कुछ जुमले दिए गए हैं ताकि बच्चों को और जुमले पढ़ने की पहचान हो जाए। पाशा, जाओ, तोता, लाओ। जो लफ्ज़ आप पढ़ा रहे हैं उसको ज़ोर देकर बताइए ताकि वो उसके जहन में ये चीज़ आ जाए कि ये जो वो लफ्ज़ हैं ये बहुत ज़ोर दे के पढ़ने, क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इस सफ़े पर सारे हमज़ा के जुमले दिए गए हैं। अम्मी को डोई दो, बाबा आए, बाजे लाए। यहाँ पर हमज़ा के जो जुमले हैं इनको आप इन्हीं जुमलों को बोर्ड पर लिखिए। बोर्ड पर लिखने के बाद जो जुमले के नीचे ऊपर हमज़ा आ रहा है उसके नीचे लाइन लगाइए। वो जुमले आप उनसे कॉपी पे उतरवाइए। कॉपी पे उतारने के बाद घर से कहें कि एक एक जुमले को दोबारा से लिख लें और फिर दूसरे दिन बोर्ड पर भी ये काम करवाइए। सफ़ा नंबर 4 पे है ज़बर का तसव्वुर। ज़बर का तसव्वुर से मतलब ये है कि यहाँ पर हम ज़बर को जो है आवाज़ जो हम बता रहे हैं, यहाँ पर हम ज़बर के लंबी और छोटी आवाज़ को बता रहे हैं। ज़बर का तसव्वुर दे रहे हैं, लंबी आवाज़ और छोटी आवाज़। आप जब ज़बर का, ज़ेर का, पेश किसी चीज़ का भी तसव्वुर दें, छोटी या लंबी आवाज़, तो अपने दोनों हाथों को मुखालिफ सिमत में कर लेंगे। जैसे बार, बर, बार लंबी आवाज़, बर छोटी आवाज़, बार, बर, जाल, जल, दाल, दल, चाक, चक, काम, कम, गाम, गम। इस तरह से आप इस सफ़े को बच्चों के साथ पढ़ाएंगी। हाथ को मुखालिफ सिमत में ले जाएंगी बड़ी आवाज़ के लिए और फिर जल्दी से करीब ले आएंगी छोटी आवाज़ के लिए। इसके बाद आप ये देखें कि हम बच्चों को यहाँ पर छोटी ज़बर का तसव्वुर जो दे रहे हैं उसके साथ भी हम कुछ वर्ड, कुछ अल्फाज यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो आप खुद देखिएगा कि उसको आवाज़ का यहाँ पर उतार चढ़ाव पता चल जाएगा। जैसे मैंने लिखा, ये लंबी आवाज़ होगी बा और ये बर, तो ये चीज़ को हमने लिया है ब को, छोटी आवाज़ को, बा, बर। और कोई लफ्ज़ देखते हैं, बा, दल, बा, दल। और कुछ आवाज़ देख लेते हैं, चे, चक। ये हमने आवाज़ पढ़ी थी, चे, चक। इसको मिलाकर भी यहाँ पर आप लिखेंगे चे, चक।
तो ये यहाँ पर हमने आवाज़ के जो है ज़बर को तसव्वुर दिया है छोटी और बड़ी आवाज़ से। इस सफ़े को आप 3 से 4 दफ़ा, वही जैसा कि मैंने बताया है कि 3 से 4 दफ़ा पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद बोर्ड, और इसमें लिखने का काम भी दिया गया है। इसी किताब में आप लिखेंगे भी, यानी इसमें आप लिखवाएंगी, पढ़वाएंगी भी, घर पे भी कॉपी पे देंगे और दूसरे दिन आप बोर्ड पर भी ये काम करवाएंगे। इस सफ़े पर हमने जो काम किया है वो है ज़बर का तसव्वुर, और उसी के जुमले यहाँ पर पहले भी बता दिया मैंने। हर जो भी आप कॉन्सेप्ट, जो भी आप नई चीज़ पढ़ेंगी, उसकी एक सरगर्मी का भी पेज है और उसके जुमले भी दिए गए हैं। वो जिस तरह से आपने एक दफ़ा कराया है, बार बार आप उसी तरह से कराएंगी। यहाँ पर भी हम ज़बर की वहाँ पे तसव्वुर किया था, यहाँ ज़बर की आवाज़ का तारुफ भी है। ये है सफ़ा नंबर 7, ठीक है। इसमें भी उसी तरह पढ़ेंगे आप। बा ब, जा ज, सा स, आ अ, फा फ। जब आप ये पूरा सफ़ा पढ़ लेंगी तो आप खुद देखेंगी कि आवाज़ यहाँ कम हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं ऊंची जा रही है, कहीं पर नीची हो रही है। इस सफ़े को आप पढ़ाएंगी। उसके बाद जो आपका ये एक्टिविटी पेज दिया हुआ है, यहाँ पर आप ये देखें कि आपने अभी ज़बर का तारुफ देखा। अब आप यहाँ पर बोर्ड पे लिखेंगी। ये आपने लफ्ज़ इसको पढ़ाया था ना, ब शर, ब शर, दोनों में को मिलाया तो क्या बन गया, बशर, बशर, बशर। जिस तरह आपने इससे पहले की किताब में लफ्ज़ बनाए थे, उसी तरह से यहाँ पर भी लफ्ज़ बनाए जाएंगे। न ज़र, अब इसको जल्दी से हम मिलाएंगे, क्या बन जाएगा, जी हाँ, नज़र, ठीक है। और कोई लफ्ज़ देख लेते हैं। श, ये पढ़ा था, शहीद, इसको मिला के पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, शहीद, शहीद। जुमले की अदायगी करते वक्त, जुमले पढ़ते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखना है आपको कि लफ्ज़ या जुमला जो भी पढ़ रहे हैं उसका तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल सही होना चाहिए। बशर, बाशर नहीं, बशर, नज़र, शहीद, शमशेर, लड़की, इस तरह से जो भी लफ्ज़ आप पढ़ें उसका तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल सही हो। अभी तक हमने ज़बर की आवाज़ का तारुफ पढ़ा, ज़बर की आवाज़ का तसव्वुर पढ़ा, ज़बर की आवाज़ की पहचान पढ़ी, यानी ज़बर कहाँ पर आएगा, ज़बर को ये चीज़ बताना है कि इसकी ये पहचान है कि ये यहाँ पर आएगा तो इसकी आवाज़ छोटी होगी। आगे चलते हैं। सफ़ा नंबर 10 पर जुमला साजी का तारुफ दिया गया है। जुमला साजी का तारुफ से मुराद ये है कि यहाँ पर अब जुमला दे दिया गया है जो कि आपको पहले बोर्ड पर लिखना होगा, उसके बाद एक एक लफ्ज़ को अलग अलग पढ़ना होगा और आप अपने जो सामने तलबा हैं उनको भी उसी तरह से पढ़ाना होगा। बच्चे एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा के बाद खुद ब खुद जुमला पढ़ने लग जाएंगे, लेकिन उसके लिए ये कि आप एक एक लफ्ज़ को तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगी। पहले उस जुमले को बोर्ड पर लिख देंगी, उसके बाद सेंटेंस रीडिंग जो होती है वो आप उसी तरह से होगा। पाशा एक लंबा लड़का है। चले पढ़िए, पाशा एक लंबा लड़का है। अब देखिए मैं इस तरह पढ़ रही हूँ तो स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा कि क्या पढ़ रही हूँ, इसलिए तरीका ये है कि आप इस किताब को इस तरह से रखेंगी और बोलेंगी ताकि उनको भी नज़र आए। पाशा एक लंबा लड़का है और बानो एक नाटी लड़की है। आपने ये जुमला पढ़ा, इसी जुमले को आपने
बोर्ड पर लिखा। इसी जुमले को आपने, हम एक जुमले की प्रैक्टिस कर लेते हैं, मश्क कर लेते हैं, बाकी जुमले उसी तरह से अदा होंगे। आपने उस जुमले को लिखा, दोबारा एक दफ़ा आपने पढ़ा, फिर आपने क्या लिखा, पाशा एक लंबा लड़का है और बानो एक नाटी लड़की है। अच्छा, आप ये कोशिश करिएगा कि ये जुमला आपके बोर्ड पर एक ही लाइन पर आ जाए, ठीक है। आपने पढ़ा पाशा एक लंबा, अच्छा भाई अब आप पढ़िए बच्चों मेरे साथ, शाबाश। फिर से पढ़िए, शाबाश। 3 दफ़ा, 2 दफ़ा पढ़वाइए। पढ़ लिया? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, शाबाश लंबा भाई, आपको तो इतनी जल्दी पढ़ना आ गया। और ये क्या है? बानो। इस तरह से आप हर जुमले को, कितनी दफ़ा हमने देखे इसको किया है, कोशिश की या मश्क की, तो बच्चों ने इसको अब पढ़ लिया। यानी ये नहीं कि आप इसी जुमले को के बाद आप आगे सोचें कि बाकी जुमलों को मैं नहीं वो कर सकती या मैं नहीं प्रैक्टिस कराऊंगी। एक ही नहीं, बात यह है कि एक जुमला मैंने आपको बता दिया, सारे जुमले उसी तरीक़ेकार पर होंगे कि पहले आप किताब का रुख बच्चे की तरफ करके उसको पढ़ाएंगी, चाहें तो पहले आप बोर्ड पे कर लें, चाहें तो पहले आप बोर्ड पे पढ़ा लें, फिर आप किताब को पढ़ा लें। जैसे आप समझती हैं कि बच्चे आपके बात को समझ रहे हैं, उस हवाले से भी आप कर सकती हैं। इस सफ़े पर जब आपने पूरा काम करा लिया, आपके बच्चों ने इसमें लिख भी दिया, इसको पढ़ भी लिया, आपने घर पे कहा कि इनमें से 5 जुमले आप घर से कोई भी लिख कर लाइए। बच्चे अपनी पसंद से 5 जुमले लिख कर ले आएंगे। उसके बाद उनको बोर्ड पे लिखवाइए, उनको बुलाइए, उनसे कहें कि यहाँ पर आकर ये जुमले मुकम्मिल करें। सफ़ा नंबर 11। सफ़ा नंबर 11 पे एक नया काम है जो कि है खाली जगह पुर कीजिए। मतलब ये कि इस सफ़े पर कुछ वर्ड हैं जो कि नीचे दे दिए गए हैं। अब वो उन वर्ड को उन खाली जगह में जहाँ पर ज़रूरत है सही लफ्ज़ की, वो वहाँ पर लगा देगा या लिख देगा। हर रोज़ डैश में जाना अच्छा होता है। अच्छा देखिए बच्चों, ये एक जुमला मैंने बोर्ड पे लिखा है और यहाँ पर मैं कुछ वर्ड लिख रही हूँ, बाग, दोस्त, नमाज, ये सारे जितने भी वर्ड हैं आप बोर्ड पे लिख देंगी और उनसे ये कहेंगी कि यहाँ पर मैंने एक जुमला लिखा है, हर रोज़ डैश में जाना अच्छा होता है। कहाँ जाना अच्छा होता है? क्या दोस्त में जाना? नहीं। क्या बाहर में जाना अच्छा होता है? क्या बाग में जाना अच्छा होता है? जी, बाग में जाना अच्छा होता है। अब हम क्या लिख देंगे? हर रोज़ बाग में जाना अच्छा होता है। यानी आप इस जुमले को बोर्ड पर ही फिल करवा दीजिए। अगर बच्चे इस काबिल हैं कि वो यहाँ से लफ्ज़ को चूज़ करके लिख सकते हैं तो आप उनको कहें कि अपनी किताब में वो लफ्ज़ लिख लें। और कोई जुमला देते हैं, फजर एक डैश का नाम है। बाहर का नाम है, नमाज का नाम है। जी हाँ, फजर एक नमाज का नाम है। यहाँ पर आप इधर से देखेंगे नमाज कहाँ लिखा हुआ है, वहाँ से ये लफ्ज़ बच्चा यहाँ पे लिख लेगा। और एक बात का ख्याल रखें कि जो लफ्ज़ वो लिख ले उसके नीचे आप लाइन लगवा दें ताकि उस लफ्ज़ को वो दोबारा इस्तेमाल ना कर सके या दोबारा ना लिख सके, या उसके जहन में ये आएगा कि मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, तो वो लफ्ज़ एक दफ़ा चूँकि लिख चुका है तो वो दोबारा फिर नहीं लिखेगा। सफ़ा नंबर 12 पर है, जुमले दुरुस्त करके लिखिए। जुमले दुरुस्त करके लिखने का मकसद ये है कि हम बच्चों को बेतरतीब जुमलों से सही जुमलों की तरफ लाएंगे। अच्छा देखें, मैं बोर्ड पर एक जुमला लिख रही हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या मैंने ये जुमला बिल्कुल सही लिखा है?
यहाँ पे देखिए मैंने जुमला लिखा है, बादशाह के दादा का बशीर है नाम। क्या ये जुमला सही लग रहा है आपको? अच्छा चलिए मैं एक जुमला और पूछ लेती हूँ कि ये एक कलम है हरा। क्या ये मैंने सही जुमला है? इसको सही जुमला कौन मुझे बताएगा? जी, क्या जुमला सही है? जी हाँ, ये एक हरा कलम है। शाबाश भाई, आपको तो जुमले बनाने भी आ गए। चलें अब इसको भी जल्दी से लिख कर बताइए मुझे क्या लिखा जाएगा। बोले, कौन बोल रहा है? जी हाँ, पाशा के दादा का जी नाम बशीर है। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरे अब्बू का नाम जी हाँ साजिद है, या मेरी अम्मी का नाम जी हाँ सारा है। इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या पढ़ना है? पाशा के दादा का नाम बशीर है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर सही करके लिखते हैं। पाशा के दादा का नाम बशीर है। यानी आपने ये जुमला पहले बोर्ड पे लिखा, उसकी एक कोई मिसाल दी, उसके बाद फिर आप उसी जुमले को दोबारा से पूछेंगे। ज़्यादा जब आप 3-4 दफ़ा उस जुमले की कोई मिसाल देंगे, बच्चों से पूछेंगे, तो उसके बाद बच्चा खुद ब खुद आपको यहाँ पर ये जुमले को सही करके बता देगा। यानी इस सफ़े पर आप पहले जुमला बोर्ड पे लिखें, फिर मिसाल दें, उसके बाद जुमले को सही करें, क्लास से कोई चीज़ उठा के उसको एक जुमला बताएं और उसके बाद उससे कहें कि जुमले को सही करें। फिर आप बोर्ड की तरफ उनके जो आपके सफ़े पे दिए हुए हैं जुमले, उनको बोर्ड पर लिखेंगे। सफ़ा नंबर 13 यहाँ पर है जुमले बनाइए। जुमले बनाइए। अब अभी तक देखें जुमले वो इजीली इसलिए बना लेगा कि उसने तख्लीकी लिखाई की है ना। तख्लीकी लिखाई जब कर सकता है तो जुमले भी बना सकता है। और जुमले बनाने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पर कोई भी लफ्ज़ लिख दिया। जैसे इसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ है पास, ठीक है। अच्छा, मैं एक जुमला बनाती हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है। चलिए एक और जुमला बनाती हूँ, मेरे पास एक पेंसिल है। चलें आप जुमला बनाइए। जी हाँ बिल्कुल सही है, मेरे पास एक साइकिल है। चलें आप जुमला बनाइए। जी हाँ बिल्कुल सही, मेरे पास एक जी हाँ क्या है? मेरे पास एक गुड़िया है। आप बनाइए, आप बनाइए। आपने क्लास में से सब बच्चों से पास का एक जुमला बनवा लिया। अब आपको पता चल गया कि बच्चे जुमला बोल सकते हैं, लिखने में अगर दुश्वारी है, लेकिन उनको ये समझ आ गई है कि पास का कोई जुमला कैसे बनेगा। अच्छा भाई चलें एक लफ्ज़ और है कार। चलें भी आप जुमला बनाइए। शाबाश, मेरे पास लाल कार है। चले भी आप बनाइए जुमला अली। जी, मेरे पास नीली कार है। इस तरह के जुमले बच्चे क्लास में बोलते जाएंगे। आप यहाँ पर उन जुमलों को लिखती जाएंगी, और जब जुमले यानी आप लिखवा लें और तो आप बच्चों से कहें कि आप भी ये जुमला या तो उतार लीजिए, या आपको भी कोई जुमला लिखना आता है तो वो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। तो जुमला साजी इसी तरह होगी कि आप बच्चों को ये कहेंगी कि कुछ जुमले आप बच्चों से शेयर करेंगे। कुछ जुमले पहले आप बच्चों से पूछ लेंगे कि उस लफ्ज़ का कॉन्सेप्ट आ गया उनके समझ में, तब फिर आप उस जुमले को यहाँ पर लिख लें, या उनसे कहें कि आप कोशिश करें अपनी कॉपी में लिख लें। इस तरह से 4-5 दफ़ा के बाद उनको जुमले बनाना आ जाएंगे। सफ़ा नंबर 14 पे है ज़ेर का तारुफ। उसी तरह से पढ़ेंगे, हाथ को इसी तरह, मील मिल, तिल तिल, रीश रीश रिश, तिल तिल। जब आपने सफ़ा पढ़ लिया, अब यहाँ पर देखें कुछ लफ्ज़ बनाने हैं। जैसे बारिश, बारिश, ज़ाहिर, ज़ाहिर। ये सब ज़ेर के जुमले हैं। खालिस, खालिस, जाहिल, जाहिल।
ये उसी तरह से पढ़ाए जाएंगे जैसे आपने इससे पहले की किताब में लफ्ज़ बनाए थे, बिल्कुल उसी तरह से आप इन जुमलों को पढ़ाएंगी। वही तरीका पढ़ाना है। फिर जी हाँ, फिर इस तरह से आप बोर्ड पे, कॉपी पे जितनी प्रैक्टिस आप कराएंगे ना, उतने ही बच्चे ये काम जल्दी कर लेंगे। सफ़ा नंबर 17 पे है ज़बर और ज़ेर के साथ हमज़ा का तारुफ। आपको ये बात तो पता ही है कि ज़बर को हम अ की छोटी शक्ल कहते हैं और ई को हम ज़ेर की छोटी शक्ल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि इसके नीचे मकसद है कि ज़बर और ज़ेर के साथ हमज़ा का तारुफ, यानी ज़बर के साथ ज़ेर के साथ हमज़ा का तारुफ किस तरह होगा कि ओ और ई, आपको पता है अभी इससे पहले मैंने बता दिया कि ओ और ई में से जो भी हुर्फ आएगा उसके ऊपर हमज़ा लगेगा। ओ, ई और ए जब भी किसी हुर्फ के बाद आएंगे तो उनके ऊपर हमज़ा लगेगा। जैसे ये क्या लफ्ज़ बना है, अभी आप इसको पढ़ रहे हैं रूफ़ पढ़ रहे हैं ना, लेकिन जब हम इसके ऊपर हमज़ा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, रऊफ़। ये अभी कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन जब इस पर हमज़ा लग जाएगा तो बन जाएगा कई। यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ, ये तो गे है, गे कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन जब हम इस पर हमज़ा लगा देंगे तो बन जाएगा गए। यानी यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आ की छोटी शक्ल ज़बर के बाद, आ की छोटी शक्ल ज़बर के बाद जब भी ज़बर, आ की छोटी शक्ल ज़बर के बाद जब भी ओ ई में से, ओ ई और ए में से जब भी कोई हुर्फ आएगा तो हमज़ा लगेगा। यानी अ ज़बर, और से देख लें, ज़बर के बाद जब भी ओ ई ए में से जो भी हुर्फ आएगा तो हमज़ा लगेगा। क्लियर हो गया है। आप ये भी जानते हैं कि ई की भी एक आवाज़ है, ई को भी हम छोटी आवाज़ कहते हैं। तो इसी तरह से जब तो पर आ के बाद जब ज़ेर आएगा तब भी हमज़ा लगेगा, उसको भी हम देख लेते हैं। यानी ई की छोटी आवाज़ तो है ही, लेकिन आ के बाद जब भी हमज़ा आएगा तो भी ज़ेर आएगा। आज माँ, ये पढ़ने में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इसको क्या कहा हमने, इसके बाद हमज़ा, आज माँ इश, आजमाइश। आ के बाद ज़ेर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ई की आवाज़ है तो इसके बाद जब ज़ेर आएगा तो फिर ये हमज़ा इसके ऊपर लग जाएगा। चलें एक और लफ्ज़ देख लेते हैं। ज़ेबाइश, ज़्यादा ये पढ़ने में कुछ नहीं है, इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। ज़ेबाइश। सफ़ा नंबर 34 पर हम एक नई मुसव्वते का मुतारिफ़ करेंगे, जिसमें आपको तलबा को ये बताना है कि तोता और चूहा इन दोनों को बोलते हुए हैं, ये दोनों ही वाव के यानी ओ के लफ्ज़, लेकिन इन दोनों को बोलते हुए आपको किस तरह से इसको अदा करना होगा।
यहाँ देखें दोनों आवाज़ों में किस तरह का फ़र्क है। जब मैंने ये कहा, मेरे होठों की तरफ देखिए, जब मैंने कहा तोता, तोता, तो मेरे होठ कम गोल हुए। जब मैंने कहा चूहा, तो मेरे होठ ज़्यादा गोल हुए। तोता, मेरे होठ कम गोल हुए, यानी ओ की आवाज़ आई। चूहा, यहाँ पर मेरे होठ ज़्यादा गोल हुए हैं। तोता, चूहा, हालांकि हैं ये दोनों ही ओ के अल्फाज, लेकिन एक में होठ कम गोल हो रहे हैं और एक में आपके होठ ज़्यादा गोल हो रहे हैं। तो ता, जी हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है? जी हाँ, होठ कम गोल हो रहे हैं। चू हा, यहाँ पर होठ ज़्यादा गोल हो रहे हैं। और आप ये भी देखें कि तोता और चूहा, इनकी तस्वीर भी सामने दी गई है, ताकि पढ़ते हुए या देखते हुए आपको लगे कि हाँ ये किस तरह की आवाज़ आ रही है, कि दोनों आवाज़ों में थोड़ा सा ये फ़र्क भी नज़र आ रहा है कि हैं ये दोनों ओ के ही, जैसे कि लिखा हुआ है ओ के अल्फाज का तारुफ, लेकिन हम इसको इसी तरह से पढ़ेंगे, जैसे बो, बू, जो, जू, रो, रू, सो, सू, मो, मू, फो, फू, धो, धू। आपने खुद देखा कि जब आप ये अल्फाज पढ़ रहे हैं तो आपके कुछ अल्फाज पढ़ते हुए मुंह कम गोल हो रहा है, होंठ कम गोल हो रहा है, और कुछ पढ़ते हुए होंठ ज़्यादा गोल हो रहे हैं। इन अल्फाज को आप बच्चों के साथ 4 से 5 दफ़ा क्लास में पढ़ाइए, और फिर इन्हीं अल्फाज को बच्चों से कहें कि वो बार बार पढ़ें, ताकि उनको ओ का फ़र्क भी पता चले, और किस तरह से ये अल्फाज को अदा करना है वो भी बच्चों को बताइए। उसी की एक एक्टिविटी कह लीजिए या उसकी पहचान कह लीजिए, आगे के सफ़े पे दी हुई है, जिसमें आपको लफ्ज़ बनाना है और लिखना है। जैसे भूत, भूत, भूत जब मैं कह रही हूँ तो मेरे होठ ज़्यादा गोल हो रहे हैं। और जूता, जूता, इसमें होठ कम गोल हो रहे हैं। इन अल्फाजों को आप उनके साथ पढ़ाइए। चूहा, घू, मी, भू, की, सूरज, मूरत, झूमर, इस तरह के वर्ड आप उनके साथ शेयर करें, उनको पढ़ाएं, और फिर वो यही सारे अल्फाज जो हैं ये आप बोर्ड पर लिखेंगे। बोर्ड पर लिखने के बाद आप उनसे कहेंगे इनको पढ़ें, और उन्हीं को यहाँ पर कॉपी में भी लफ्ज़ बनाकर किताब में कॉपी में लिखवाना है, और लिखवाने के बाद आप उनसे कहें कि इन अल्फाजों को याद करके आएँ, ताकि हम अगले दिन इनको सुने। यहाँ पर हमारा ओ का तारुफ था जो कि इख्तिताम को हुआ। यहाँ पर देखें इस सफ़े पे 27 पर भी ओ के ही अल्फाज का तारुफ है। देखिए वहाँ भी आपने ओ के अल्फाज पढ़े थे, और यहाँ पर भी आपने ओ के अल्फाज पढ़े हैं, पढ़ेंगे हम। यहाँ पर बनी हुई है गोभी, और बना हुआ है फौजी, गोभी, फौजी। अब आप गौर से देखिए कि जब मैंने कहा गोभी, गोभी, तो होंठ जो हैं वो कम गोल हुए और मुंह कम खुलता है। गोभी, गोभी, होंठ कम गोल होते हैं, मुंह कम खुलता है। लेकिन जब मैं कहती हूँ फौजी, फौजी, तो इसमें मुंह ज़्यादा खुलता है। गोभी में मुंह कम खुलता है, फौजी में मुंह ज़्यादा खुलता है। अब आप इसी तरह से पढ़ाइए। बो, बौ, पो, पौ, रो, रौ, शो, शौ। ये सारे अल्फाज आप उनको इसी तरह से पढ़ाते जाएं। 3-4 दफ़ा आप खुद पहले पढ़ कर देखिएगा, जैसे गौ, गू, गो और फौ, गो, फो और फौ, फौ बन जाएगा। को,
कौ, को, कौ, गो, गौ। आप ये पढ़ते हुए ख्याल रखिएगा कि दोनों के अल्फाज गोभी या फौजी, गोभी में जी हाँ मुंह कम खुलेगा, फौजी में ज़्यादा खुलेगा। इससे पहले आपने तोता और चूहा को भी पढ़ते हुए देखा कि हैं दोनों ही वाव के अल्फाज, लेकिन मुंह के होंठ कहीं कम खुल रहे हैं, कहीं ज़्यादा, कहीं मुंह कम खुलता है और कहीं पर ज़्यादा। यही चीज़ बच्चों की रीडिंग के काम आती है, बच्चों के पढ़ने के काम आती है जब वो आगे चलकर जुमले पढ़ते हैं। जैसे कि एक है, मुझे डॉक्टर बनने का शौक है, चांद रोशन है, किताब गौर से पढ़ो। इस तरह के बहुत सारे जुमले जो हैं आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। वही तरीक़ाकार बार बार मैं बता रही हूँ कि बोर्ड पे, कॉपी पे, फिर बोर्ड पे, घर से। अब देखिए एक और यहाँ पर हम एक चीज़ को मुतारिफ़ करा रहे हैं जिसके नीचे लिखा है नून गुन्ना का तारुफ। नून गुन्ना का तारुफ करते हुए हम उनको ये बताते हैं कि देखें यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है घास की, घास, और दूसरी तस्वीर में कोई खांस रहा है। नून गुन्ना जब हम लिखते हैं तो उसमें नून का नुक्ता नहीं डालते, बल्कि इसकी आवाज़ नाक से निकलती है। नून गुन्ना जब हम बोलते हैं तो इसकी आवाज़ नाक से निकलती है, इसमें हम नुक्ता नहीं लगाते हैं। नून गुन्ना का तारुफ देखिए, घास, खास, हाँ यहाँ से आवाज़ आ रही है नाक से। जा, जा, माँ, माँ, हा, हाँ, दी, दी, ही, ही, दे, दें, ले, लें। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर जब आप बोल रहे हैं तो आपने महसूस किया कि आवाज़ जो है वो नाक से आ रही है। इसका मतलब ये कौन से अल्फाज हैं? जी हाँ, ये नून गुन्ना के अल्फाज हैं जिसके अंदर हम नून की शक्ल तो बनाते हैं लेकिन उसमें हम नुक्ता नहीं लगाते। ये कौन से अल्फाज हैं? जी हाँ, ये नून गुन्ना के हैं। आगे देखिए इसकी एक्टिविटी भी दी हुई है, सांप। देखें अब सांप जब मैं लिख रही हूं, यहां पर आप ये देखें कि नुक्ता तो हमने लगा दिया लेकिन आवाज भी आ की ही आएगी, सांप, कांप। इस तरह के वर्ड भी आप उनको बता सकती हैं, जैसे छींक, जैसे खींच, कहाँ। ये सब में जो है आ की आवाज़ आ रही है। सौंफ, फेंक, हंस, कहाँ, नहीं, नहीं। ये वर्ड हम कितना यूज़ करते हैं, हाँ, नहीं, कहाँ, माँ। ये सारे वर्ड में आप देखें कि जो भी हम अल्फाज बोल रहे हैं उसके अंदर नून गुन्ना आ रहा है। और नून गुन्ना का तारुफ आप इसी तरह कराएंगे कि पहले बोर्ड पर ही लिखेंगे और बताएंगे कि नून गुन्ना है ये नून गुन्ना, लेकिन इसमें नुक्ता नहीं लगता अलग से। लेकिन जब हम ज्वाइन करके लिखते हैं तो नुक्ता लगता है, लेकिन आवाज़ नून गुन्ना की ही आती है। अब देखें आगे एक और नया कॉन्सेप्ट दिया गया है जो कि है एक नई आवाज़ बताई गई जो कि है तशदीद की। यहाँ पर हम तशदीद का तारुफ इस तरह से देते हैं कि जब एक आवाज़ एक ही जगह पर, एक आवाज़ एक ही जगह पर 2 दफ़ा बोली जाए, एक आवाज़ एक ही जगह पर 2 जगह बोली जाए तो लिखते वक्त हम उसको एक बार ही लिखते हैं। जब
दो आवाज़ एक बार बोली जाए तो हम उसको लिखते वक्त एक बार ही लिखते हैं और उसके ऊपर हम एक कंघी की शक्ल की तजदीद लगा देते हैं। तजदीद, इसको कहते हैं तजदीद। इस सफ़े पर देखिए कि आपको इस सफ़े पर सफ़ा नंबर 33 में आपको तजदीद का तारुफ करवाया गया है। तजदीद का तारुफ करते वक्त हम ये बताते हैं कि एक ही आवाज़ दो दफ़ा बोली जाए, एक आवाज़ दो दफ़ा बोली जाए, लेकिन लिखते वक्त हम उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। जैसे ये बोला मैंने दो दफ़ा है, माँ, यानी एक आवाज़ को मैंने दो दफ़ा बोला है, लेकिन लिखते हुए हम उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं और उसके ऊपर एक कंघी की शक्ल की तजदीद लगा देते हैं, यानी इसको कहते हैं तजदीद। अब हमने इसको पढ़ा अम्मा। तो ये आपकी समझ आ गया? जी हाँ, दोहराइए कि जब एक ही आवाज़ एक ही जगह पर दो दफ़ा बोली जाए और लिखते वक्त हम एक ही दफ़ा लिखते हैं और उसके ऊपर तजदीद की शक्ल की कंघी लगा देते हैं तो आवाज़ एक ही होती है। जैसे अल्लाह, अब्बा, अम्मा, अम्मी। इस तरह भी होता है और ऐसे भी हो जाएगा। बिल्ली, इज्जत, मुन्ना, पत्ता, हुक्का, सिक्का, नन्ना, नन्ना, अल्लाह, अल्लाह, यानी लाम को मैंने दो दफ़ा पढ़ा लेकिन लिखते वक्त मैंने एक ही दफ़ा लिखा है। जैसे अब्बू, अब और बू अलग अलग पढ़ा लेकिन हमने लिखते वक्त एक साथ लिखा और उसके ऊपर तजदीद की कंघी की शक्ल जो है तजदीद वो लगा दी। सफ़ा नंबर 35 पर देखें, एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे वाव मादूला और तनवीन का तारुफ कहते हैं। वाव मादूला और तनवीन का तारुफ। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें हम वाव लिखते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें हम वाव लिख तो देते हैं और उसको हम पढ़ते नहीं हैं। जैसे मैंने लिखा है ये लिखा तो मैंने है खुश, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं खुश। दोनों को मैंने एक ही तरह पढ़ा लेकिन इसमें मैंने खुश नहीं पढ़ा, इसको मैंने पढ़ा खुश। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें हम वाव लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। ऐसे वाव जो पढ़े ना जाएं वाव मादूला कहलाते हैं। ऐसे वाव जो पढ़े ना जाएं वाव मादूला कहलाते हैं। अब आप एक और लफ्ज़ देख लीजिए। हम इसको क्या जब हम पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं? ख्वाब, ख्वाब, ख्वाब नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो जब हम इस वाव को नहीं पढ़ते, ऐसे वाव जो पढ़े नहीं जाते हैं, जुमले में तो हम लिखते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, इनको कहते हैं वाव मादूला। ऐसे वाव जो लिखे तो जाएं लेकिन पढ़े ना जाएं, लिखे जाएं लेकिन पढ़े ना जाएं। और भी हम देख लेते हैं, जैसे हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ख्वाहिश, ख्वाहिश नहीं पढ़ते, ख्वाहिश सिंपल सीधे तरीके से पढ़ लेते हैं, जबकि हमें ख्वाहिश पढ़ना चाहिए।
ऐसे, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ऐसे वाव जो लिखे जाएं लेकिन पढ़े ना जाएं वाव मादूला कहलाते हैं। तनख्वाह, तनख्वाह कहते हैं हम, तनख्वाह नहीं कहते, तनख्वाह। बहुत से वर्ड इसमें पढ़ें, ख्वाब हम पढ़ लेते हैं ख्वार, खुद, ख्वांचा, खुश, तनख्वाह, ख्वाजा, ख्वांदगी, ख्वामखा, ख्वा मखा नहीं खा मखा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि अच्छे, ये आप बच्चों को भी बता सकती हैं कि वाव मादूला क्या होता है। अभी हमने वाव मादूला के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे तनवीन के बारे में। तनवीन क्या है? बाज़ अल्फाज जिनके आखिर में नून की आवाज़ आती है, लिखने में नून नहीं आता बल्कि उसकी जगह हम दो ज़बर लगा देते हैं, जिसको तनवीन कहते हैं। मसलन फौरन मैंने लिखा है, लेकिन जब हम इसको तनवीन की शक्ल में लिखते हैं तो हम लिखते हैं फौरन, यानी हमने दो ज़बर लगा दिए जो किसके बता रहे हैं, जो तनवीन को बता रहे हैं। ठीक है, फौरन, फौरन, यानी ये नून की आवाज़ है, लेकिन चूँकि हमने दो ज़बर लगाए हैं इसको हम तनवीन कहते हैं। बाज़ अल्फाज जिनके आखिर में नून की आवाज़ आती है लेकिन हम लिखने में नून नहीं लिखते बल्कि उसकी जगह पे दो ज़बर लगा देते हैं, जिसको तनवीन कहते हैं। और भी इसकी मिसाल मौजूद है, आनन, फ़ानन। आप खुद देखें, जब आप ये लिखेंगे तो इसके ऊपर दो ज़बर लगा देती हैं आप। फ़ौरन, मसलन, मजबूरन, इत्तिफ़ाक़न, जबरन, तक़रीबन, इनको तनवीन कहते हैं। इन अल्फाजों की ज़्यादा से ज़्यादा मश्क बच्चों को करवाएं आप, वाव मादूला की भी, तनवीन की, क्योंकि ये बिल्कुल एक नई चीज़ है, एक नए कॉन्सेप्ट हैं, एक नई चीज़ है। जब बच्चे ये चीज़ पढ़ेंगे और जब कहीं पर उनको दिखते हैं कि दो ज़बर हैं तो वो थोड़ा सा रुक जाते हैं कि दो ज़बर का क्या पढ़ना है, दो ज़बर दिए हुए तो हैं लेकिन हम इसको क्या पढ़ें। जब आप उनको ये बताएंगे कि ये दो ज़बर हैं लेकिन इनकी आवाज़, जी हाँ, किसकी निकल जाएगी, नून की, यानी आनन, फ़ानन, दो ज़बर नून की आवाज़ को बता रहे हैं, लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं बल्कि उसकी जगह पे दो ज़बर लगा देते हैं। देखिए ये सब रीडिंग या के लिए काम आ रही हैं चीज़ें, ये उनको पढ़ने के लिए बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जैसे कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं, जैसे ख्वाहिश एक लफ्ज़ आ जाता है तो बच्चे को पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब आप उसको ये बताएंगे कि ये वाव नहीं पढ़ना है, हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ लफ्ज़ ऐसे जिनमें हम वाव नहीं पढ़ते उनको वाव मादूला कहते हैं, जैसे ख्वाहिश, तनख्वाह, तो वो आसानी से इन अल्फाज को पढ़ लेगा। सबसे पहले क्या आप आखिर ही समझें कि एक बात मैं आपको बताऊं कि जब तक आप बच्चों के साथ बिल्कुल हर चीज़ की को क्लियर नहीं कर देंगे, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़े नहीं हो जाएगा, बच्चे को आगे बढ़ने के लिए आप नहीं कहें। हर चीज़ के लिए देखें, जिस तरह अभी हम ट्रेनिंग में ये देख रहे हैं कि हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट है, हमने उसको लिया, हमने उसको पढ़ाया, हमने उसकी एग्जाम्पल्स दी, हमने उसकी मिसाल दी, फिर बच्चे से पूछा, इस तरह से कर करके बच्चा जो है अपनी रीडिंग और राइटिंग को इम्प्रूव कर लेता है। सारी बात है, लिखेगा कब, जब आप उसके साथ जुमला साजी करवाएंगे, तख्लीकी लिखाई करवाएंगी, और पढ़ेगा कब, जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड के पर जुमले लिख कर देंगी और पढ़ने के लिए कहेंगी। आगे ये देखें, आगे जो है हमारी इस बुक में उसी तरह से जैसे अभी इससे पहले की किताब में आपने जो कुछ भी पढ़ा था कि कहानी थी, कहानी के बाद उसकी तफ़हीम थी, तफ़हीम के बाद उसकी तख्लीकी लिखाई थी, इसी तरह से इस किताब में भी आपको उसी तरीक़ेकार पे चलना है कि कहानी सुनानी है, कहानी के बाद सवाल जवाब करवाने हैं और सवाल जवाब कराने के बाद तख्लीकी लिखाई करवानी है। ये सारी किताब इन्हीं चीज़ों पर मुश्तमिल है। इसमें हम्द भी है, इसमें नज़म भी है, ये भी आप बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाने के बाद हम से मुतालिक, नज़म से मुतालिक, सबक से मुतालिक सवाल जवाब, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, तख्लीकी लिखाई ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस बुक में भी उसी तरीक़ेकार से करवाएंगे।
अब हमारी बुक धूम कह लें आप, पैकेज 2 कह लीजिए, का आगाज़ जो था अब इख्तिताम को पहुंचा और हमने अपनी 2 किताबों की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी आपने ये सीखा, जो कुछ भी आप यहाँ से लेकर जा रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ आप लेकर उन बच्चों के लिए जा रही हैं जो कि अभी तक इन चीज़ों को पढ़ नहीं पाए थे, इन चीज़ों को समझ नहीं पाए थे। ये वो बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का सरमाया है। अगर आज हम इनको अच्छा पढ़ा लेंगे तो यकीनन ये बच्चे हमारे लिए बहुत अच्छा एक मुस्तकबिल फराहम करेंगे। ना सिर्फ हमें बल्कि हम टीचर्स को भी ये इस बात की बड़ी खुशी होगी कि हमने इन बच्चों को, जो कि बिल्कुल इन चीज़ों से समझदार नहीं थे, जिनको बिल्कुल रीडिंग नहीं आ रही थी, जिनको पढ़ना नहीं आ रहा था, आज इन 2 बुक से उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। शुक्रिया।